बहू ने कराई सौतन की दूसरी शादी। गुलाबो गुस्से में अपनी बहू शिखा पर जोर जोर से चिल्ला रही होती है। पता नहीं आजकल की बहू को तो जैसे बेशर्मी का फितूर सर चढ़कर नाच रहा है, वरना हमारे दौर में तो पत्नियां मरे हुए पति के साथ ही सती हो जाती थी। माँ जी, ये सतयुग की सीता का जमाना नहीं, आज का जमाना है। बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड हो गया है। आज की विडो पति के साथ सती नहीं होती, और खास करके मुझ जैसी बहू से तो ऐसी उम्मीद रखना मत। अभी तो मैं जवान हूँ, मेरी आगे सारी जिंदगी पड़ी है, और मैं अपनी सौतन की तरह सारी उम्र सफेद साड़ी में नहीं गुजार सकती, बिकॉज आई लव कलर्स। डू यू अंडरस्टैंड? अरे ज्यादा मॉडर्न की तरह अंग्रेजी मत छाट, वरना सास का एक हाथ पड़ते ही सारी शादी का फितूर उतर जाएगा। औरत जब एक बार विधवा हो जाती तो सारी जिंदगी उसे इस बेरंग साड़ी में ही गुजारना पड़ता है। शिखा और गुलाबो के बीच बहस बढ़ती ही जाती है। तभी बीच में सुमन शिखा का साथ देते हुए कहती है, बीच में बोलने के लिए माफी चाहती हूँ सासू माँ, मगर अगर शिखा अपना घर बसाना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? आखिर खुश होने का हक तो हर किसी को है। फिर तो भैया के जाने के बाद आपको भी शादी कर लेनी चाहिए भाभी। ये सुनकर सुमन की आंख भर आती है। निवेदिता, दोबारा शादी करना तो दूर, मैं तो सपने में भी किसी और के बारे में नहीं सोच सकती, क्योंकि बेशक आज आनंद हमारे बीच में नहीं, मगर मैं उनकी यादों के सहारे जिंदगी बिता दूंगी। मेरे लिए उनकी यादें बहुत हैं। मगर मैं तुम्हारी तरह इतनी बोरिंग और बॉडम नहीं सुमन, इसीलिए मैं अपने एक्स से कल शादी कर रही हूँ और मैं तुम्हारा सपोर्ट चाहती हूँ। फिक्र मत करो शिखा, अब मैं अपने हाथों से तुम्हारी दूसरी शादी कराऊंगी। ये इस काल की सुहागन का अपनी सौतन से वादा है। सुमन पूरे परिवार को शिखा की दूसरी शादी के लिए मनाती है। सुमन के भले स्वभाव को ध्यान में रखकर कोई भी उसे इनकार नहीं कर पाता। बड़ी ही धूमधाम से शिखा की शादी हो जाती है। वहीं सुमन दिन रात अपने पति की तस्वीर को सीने से सटाकर बस रोती ही रहती है। हालांकि इस बीच सुमन ने जीने की सारी आशा ही खो दी थी, मगर उस दिन जो हुआ उसे सभी की खुशियों का ठिकाना न रहा, क्योंकि पुलिस ने जिस आनंद के मरने की पुष्टि की थी वह जीता जागता अपने घर लौट आया था। भाभी भाभी जल्दी बाहर चलो, भैया लौट आए हैं। क्या तुम सच कहती हो? निवेदिता, आनंद आ गए? सुमन सुध बुध खोकर भागती हुई बाहर आती है, जहां आनंद सोफे पर बैठा होता है। उसे बिल्कुल भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, मगर आनंद के जुबान पर आने वाला सबसे पहला नाम अभी सुमन की सौतन शिखा का था। माँ, शिखा कहाँ है? शिखा को बुलाओ। अरे दूसरी शादी कर ली उसने। जब तेरे मरने की खबर हमारे बीच आई, उसे एक लम्हा नहीं लगा तुझे बुलाने में, और उसने बसा लिया दूसरा घर। मगर तेरी सुमन ने सूनी मांग को अपना नसीब जानकर मान लिया। ये सुनकर आनंद अपनी पहली पत्नी सुमन के आगे शर्म से पानी पानी हो जाता है। तभी उसकी आंखों के आगे बीते दिनों की यादें झांकने लगती हैं। आज गुलाबों का घर बारात के गाजे बांजे की गूंज से भर उठा था। विधि विधान से आनंद की शादी सुमन से हो जाती है, मगर आनंद के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो शादी के दौरान हमसफर बनने वाले जोड़े की आंखों में झलकती है। आजा सुमन बहू, इस ससुराल में तेरा स्वागत है। बस यही छोटा सा संसार है हमारा, जिसमें अब तक मैं, तेरी ननद निवेदिता और तेरा पति आनंद रहते थे, मगर अब तेरे आ जाने से घर जैसे खिल उठा है। सुमन की तरफदारी जैसे आनंद के सीने में तीर बनकर चुभ रही थी, इसलिए वह पैर धमकते हुए कमरे में चला जाता है और शादी की रात एक ही क्षण में सुमन के सारे ख्वाब अपनी बातों से चकनाचूर कर देता है। सुनो सुमन, तुमसे शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है, क्योंकि मैं कभी भी तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए मुझसे उम्मीद की गुंजाइश मत रखना। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, मगर सुमन की आंखों में दम तोड़ते ख्वाब इस आस से सांस ले रहे थे कि कभी तो आनंद बदल जाएगा। मगर सुमन का ये भ्रम तब टूट गया जब आनंद ने शिखा से दूसरी शादी कर ली। भैया, आप भाभी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? उनके रहते आप उनकी सौतन ले आए। जब भाभी को ही पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उनके दिल पर? ओह गॉड, कैसी बहन हो तुम जो अपने भाई की खुशी नहीं चाहती। जबरदस्ती से बंधे रिश्तों का बोझ ढोना ही क्यों, जब आनंद खुश नहीं? अपनी सौतन की मांग में सजा सिंदूर देखकर सुमन आधी हो जाती है। उसकी आंखों से बहते आंसू बस आनंद की खुशी को खोज रहे थे। और फिर रहने दो निवेदिता, अगर आनंद की खुशी शिखा के साथ है तो मुझे सौतन की सोहबत भी मंजूर है। आनंद को अपनी खुशी के आगे सुमन का दुख दर्द दिखाई नहीं देता। जहां एक ओर सुमन अपने पति का प्यार पाने के लिए हर पल तरसती है, वहीं आनंद की दुनिया शिखा तक ही सीमित कर रह जाती है।
वह शिखा को शॉपिंग कराता, उसे घुमाता फिराता, क्योंकि यही तो शिखा की चाहत। ओह गॉड आनंद, तुम वर्ल्ड के सबसे बेस्ट हस्बैंड हो। तुम भी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट बीवी हो शिखा, वरना मेरी माँ ने तो इस बॉर्डम से मुझे बांधकर मेरी जिंदगी जहन्नुम कर दी थी, और फाइनली फिर मुझे तुम मिली। आई लव यू। आनंद सुमन को चिढ़ाने के लिए उसके सामने शिखा के माथे को चूमता। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक रात घर लौटते वक्त आनंद का एक्सीडेंट हो गया और सभी पुलिस स्टेशन पहुंचे। क्या बात है इंस्पेक्टर, आपने हमें पुलिस चौकी क्यों बुलाया? देखिए मिस्टर आनंद की मौत हो गई है। उनकी गाड़ी खाई के नीचे जा गिरी और छानबीन में उनकी जली हुई गाड़ी का सुराग मिला है। ये खबर सुनकर सुमन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, मगर शिखा को अभी सिर्फ अपनी ही पड़ी थी। अब आनंद तो रहा नहीं, तो मैं क्यों यहाँ रहकर अपनी जवानी खाक करूं? अभी मैं यंग हूँ, वैसे भी मुझ पर तो अभी बहुत से लड़के लट्टू हो जाएं। इट्स टाइम टू न्यू बिगनिंग शिखा। आनंद के मरने के सप्ताह भर बाद ही शिखा अपनी शादी की बात रखती है। सासू माँ, आनंद तो अब रहा नहीं, इसलिए मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। दूसरी शादी? वाह रे मेरी बहू की सौतन, तेरी सोच तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। मांग सिंदूर का मिटे 4 दिन भी नहीं हुआ और तू दूसरा पति करना चाहती है। अच्छा हुआ जो आनंद नहीं रहा, वरना तेरी इस बात से वह जीते जी मर जाता। सास ननद की बातों का मतलब ही शिखा पर एक पैसे का असर नहीं पड़ता और वह शादी कर लेती है। देख लिया मेरे लाल, मॉडर्न पत्नी पर तुझे नाज था, वो तेरे नाक के नीचे से किसी और से शादी करके चली गई। हालांकि तूने उस पर अपनी सारी खुशियां न्यौछावर की, वहीं सुमन बहू से तूने कभी मीठे मुंह बात भी नहीं की। फिर भी उसने तेरा इंतजार किया, क्योंकि उसने अपनी सौतन के जैसे अपनी मांग में झूठ मूठ का सिंदूर नहीं सजाया था। इस तरह सारी हकीकत से वाकिफ होने के बाद आनंद अपने किए पर पछताते हुए अपनी पहली पत्नी सुमन से माफी मांगता है। आई एम सॉरी सुमन, मैंने तुम्हारी जिंदगी को समझा ही नहीं, और जिसे अपना सब कुछ समझा उसने मेरा इंतजार नहीं किया, और जिसे मैंने रत्ती भर भी खुशी नहीं दी वो मेरा इंतजार करती रही। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तुम ही मेरी पत्नी हो। शायद ये अनहोनी मेरे साथ इसीलिए हुई है कि सच मेरी आंखों के सामने आए। आखिरकार शादी के एक बड़े वक्त के बाद सुमन को उसके पति का प्यार मिल जाता है, साथ ही उसकी सौतन भी उसकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। सितारापुर गांव के पास एक छोटा सा शहर था, जहां हरिया अपनी पत्नी सुमन के साथ गरीबी में जीवन बिता रहा था। दरअसल उस पर न रहने की जगह थी, न खाने पीने का कोई साधन। वो तो बस पति पत्नी कचरा बीन कर अपना गुजारा करते थे, और एक बदबूदार नाले के पास जहां कचरा पड़ा रहता था, उसी तरफ एक पाइप के अंदर रहते थे। शादी के कुछ वर्षों से उन पर संतान भी नहीं थी, जिसके लिए वो दोनों ही हताश थे। सुबह होती है, दोनों पति पत्नी कचरे का बोरा हाथ में लिए अलग अलग दिशा में जाकर आसपास से कचरा उठाने लगते हैं। अरे यहाँ तो ढेर सारा कचरा पड़ा है, प्लास्टिक और रद्दी को अलग अलग करके इसी में रख लेती हूँ। तभी एक बच्चा गाड़ी से बाहर हाथ निकालकर कचरा फेंक देता है और सुमन उसे उठा लेती है। पता नहीं कैसे लोग हैं, बीच सड़क पर इतना सारा कचरा यूं ही छोड़ देते हैं। खैर, इसी से ही तो हमारा पेट पलता है। वहीं दूसरी ओर हरिया दूसरों के घर जा जाकर कचरा इकट्ठा करता है। फिर प्रीति नाम की लड़की के घर का दरवाजा बजाकर वो कहता है, मेम साहब कचरा दे दीजिए। अरे आई अभी आई, ये लो भैया कचरा। कल क्यों नहीं आए थे? देखना आज ज्यादा ही इकट्ठा हो गया है। अरे आया था, आपने आवाज नहीं सुनी होगी। ठीक है मेम साहब, अब मैं चलता हूँ। वहाँ से कूड़ा लेकर हरिया और भी जगह से कूड़ा इकट्ठा कर कचरे वाले को दे देता है, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। फिर घर वापस लौटता है तो सुमन कहती है, अजी आप आ गए हैं, ये लीजिए पानी पीजिए, खाना बना दिया है, खाना भी खा लीजिए। ठीक है, तुम भी मेरे साथ बैठ जाओ। तभी दोनों पति पत्नी एक साथ खाना खाकर सो जाते हैं। फिर से अगले दिन दोनों कचरा बीनने जाते हैं। शाम को जब हरिया घर वापस लौटता है तो उसे नाले के पास जहाँ कचरे का ढेर पड़ा था, वहाँ एक छोटी सी बच्ची रोती हुई दिखाई देती है। उसकी आवाज सुन हरिया कहता है, अरे इतनी छोटी सी बच्ची को यहाँ कौन छोड़ गया? क्या करूं?
इसे यहाँ अकेला भी तो नहीं छोड़ सकता, अपने साथ ले चलता हूँ। वैसे भी मेरे पास संतान तो है नहीं, और जिसकी ये बच्ची थी वो इसे पालना नहीं चाहते, क्यों ना मैं ही इसे अपने साथ ले जाऊं। हाँ, ये ठीक रहेगा। ऐसा कहकर हरिया जब उस बच्ची को गोद में लेता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। अरे बेटा चुप हो जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। बस बस रोते नहीं है। लगता है बहुत भूख लगी है इसे, जल्दी से घर ले जाता हूँ और सुमन को बताता हूँ। तभी गरीब कचरे वाला हरिया उस छोटी सी बच्ची को अपने घर ले जाता है, जहाँ सुमन उस बच्ची को देखकर बहुत हैरान होती है। फिर हरिया उसे सब कुछ बताता है तो सुमन कहती है, हरिया जी, इतनी छोटी सी बच्ची को भला कचरे के ढेर पर कौन रखकर जा सकता है? इतनी प्यारी बच्ची को देखकर उसके माता पिता का दिल नहीं पसीजा। अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ। देखो तो बच्ची कितनी प्यारी है, मोतियों जैसी आंखें, चांद सा चेहरा। इसे बहुत भूख लग रही है, तुम इसे खाना खिला दो। भगवान ने ये सुनहरा मौका हमें दिया है। हमारी झोली में एक भी बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने हमें इतनी प्यारी सी लक्ष्मी दे दी। हम माता पिता बन गए सुमन, हम माता पिता बन गए। हाँ हरिया जी, लेकिन घर में दूध तो खत्म हो गया। ये लो, ये कुछ पैसे हैं, इससे मेरी बेटी के लिए दूध ले आओ। जी। ये कहते ही सुमन अपनी बच्ची के लिए दूध ले आती है, फिर उसको पिलाती है, जिसके बाद बच्ची खुश होकर उन दोनों के साथ खेलने लगती है। और हरिया कहता है, अरे आजा बेटी आजा, अरे अपने बाबा के पास आजा। अरे सुमन, हमने तो इसका कोई नाम ही नहीं रखा। अजी आप ठीक कहते हैं, क्या नाम रखें इसका हम? बताओ। हाँ, ये हमारे जीवन में खुशियाँ ले आई है, इसलिए इसका नाम हम खुशी रखेंगे। अरे बाबा, मेरी बेटी का नाम खुशी, ये तो बहुत अच्छा है सुमन। लेकिन हम तो खुद एक दिन 2 दिन भूखे रहते हैं, फिर हमें खाना नसीब होता है। इस कचरे के काम में ज्यादा कमाई कहाँ है? आखिर हम कैसे पालेंगे अपनी बेटी को? अरे सारी चिंता छोड़ दो सुमन, भगवान ने हमें इतना प्यारा तोहफा दिया है, देखना वो हमारा साथ जरूर देंगे। हमारी बेटी की परवरिश हम बहुत अच्छे से करेंगे। ऐसा कहकर दोनों खुशी के साथ खेलने लगते हैं। 1 साल बीत जाता है, अब वो घुटनी चलने लगती है। हरिया तो उसे अपने कंधों पर घुमाया करता था, वो खुशी से बहुत प्यार करता था। वक्त गुजरता है, इस तरह खुशी 8 साल की हो जाती है। दोनों पति पत्नी कचरा बीन बीन कर खुशी को इतना बड़ा करके पढ़ाते लिखाते हैं। तभी एक दिन खुशी स्कूल से रोती हुई आकर कहती है, माँ देखो ना माँ, मेरे हाथ में चोट लग गई माँ। उस शीतल की बच्ची ने जानबूझकर लड़ाई की और मुझे धक्का मार दिया। हाय रब्बा, उसकी ये हिम्मत कि मेरी बच्ची को हाथ लगाया। कल ही मैं उसकी मम्मी से बात करूंगी। अरे जाने दो, हमें किसी से कुछ नहीं बोलना। खुशी बेटा इधर आ, मैं तेरे हल्दी लगा देता हूँ, जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी हरिया अपनी बेटी के जख्म पर सरसों के तेल में मिली हुई हल्दी लगा देता है और कहता है, अपनी बेटी की आंखों में एक कतरा नहीं देख सकता मैं, चिंता मत कर खुशी, तू ठीक हो जाएगी जल्दी। जी पापा। अगले दिन छुट्टी के समय सुमन अपनी बेटी के स्कूल जाकर शीतल की शिकायत करती है तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे देख दो कचरे वाली को, अब ये हमें बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। अपनी बेटी को दूर रखा कर हमसे, बदबू आती है उससे। शर्म नहीं आती? बच्चों के सामने आप ऐसी बातें करती हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, गलत बात उसके मन में मत डालिए। और हाँ, मेरी बेटी एक दिन बड़े होकर बहुत अच्छी अफसर बनेगी और आप ताड़ती रह जाएंगी। हाँ, सजा लो सपने। ऐसा कहकर सुमन अपनी बेटी को घर ले आती है। घर के हालात ठीक नहीं होते, फिर भी दोनों अपनी बेटी की हर जरूरत पूरा करने के लिए सुबह से रात तक कचरा बीनते हैं, वो भी बिना कुछ खाए पिए। एक दिन खुशी कहती है, बाबा मुझे स्कूल में प्रोजेक्ट बनाना है, थोड़ी सी पैसे चाहिए बाबा, 4 कलर लेकर आना है बाबा। बेटा पैसे तो है नहीं, घर में राशन नहीं था तो कल ही राशन ले आया, पर तुम चिंता मत करो, मेरी बेटी को जो चाहिए मैं सब कुछ दूंगा। मैं अभी आता हूँ।
बाबा, मैं जानती हूँ आप फिर से कचरा बीनने जाएंगे दूर दूर तक, और आप बिल्कुल ठीक भी नहीं हैं, कमजोर हो गए हैं बाबा आप। रहने दीजिए, मुझे प्रोजेक्ट नहीं बनाना। ऐसे कैसे नहीं बनाना, मैं हूं ना। ये देख गुल्लक, इस गुल्लक में पैसे बचा बचा कर रखे थे, तो ये ले ले जितने तेरे प्रोजेक्ट में लगेंगे। तभी खुशी अपनी माँ के गले लग कर कहती है, माँ आप बहुत अच्छी हो, जब भी मुझे किसी चीज की कमी पड़ती है तो आप उसे लाने में बहुत मेहनत करते हो। आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मी पापा हो, और तू भी दुनिया की सबसे अच्छी प्यारी बेटी है। तभी सुमन के दिए पैसों से खुशी अपना स्कूल का प्रोजेक्ट बना लेती है, जिसमें वो फर्स्ट आती है। ये ट्रॉफी देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं। वक्त गुजरता है, सुमन और हरिया अपनी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने देते, और एक दिन वो जिला की बहुत बड़ी कलेक्टर बन जाती है, जहां वो सरकारी गाड़ी में बैठकर उस कचरे के ढेर वाली जगह पर साड़ी पहने हुए आती है और कहती है, आपकी मेहनत रंग लाई। देखिए ना बाबा, मैं सरकारी अफसर बन गई। अब मैं ऐसी ही गाड़ी में आया करूंगी, और अब आपको इस कचरे वाली जगह पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बड़ा सा बंगला मिल गया है बाबा। देखा हरिया जी, आपकी बेटी कितनी होनहार निकली। आपका विश्वास था कि ये एक दिन पढ़ लिख कर जरूर कामयाब होगी, और ऐसा ही इसने किया। तुम सही कहती हो सुमन, आजा मेरी बच्ची। तभी सब लोग खुशी को बड़ी सी गाड़ी में देखकर इकट्ठे हो जाते हैं, जहां शीतल की माँ सविता और शीतल थी। अरे देखो कौन आया है, सविता और उसकी बेटी। क्या बोल रही थी तुम? हम कचरे वाली हैं और मेरी बेटी का कोई भविष्य नहीं है। देखो आज जिले की अफसर बन गई है। तुम्हारी बेटी भी बनी होगी कुछ? नहीं बनी क्या? कोई बात नहीं माँ, हमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। खुशी, मुझे माफ कर दो। मेरी मम्मी और मैंने तुम्हारे साथ उस समय बहुत गलत बर्ताव किया था, इसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। तुम इस जिले के अफसर हो, एक विनती करती हूँ तुमसे। हमारे घर की लाइट 2 हफ्ते से काट दी है सरकार ने। इतनी अर्जियां दे रहे हैं, सुन ही नहीं रहे। क्या तुम ये काम करवा दोगी? जो पहले हुआ उसे भूल जाओ, और तुम्हारा जो काम है उसके लिए तुम्हें मेरे ऑफिस में आना होगा, मैं करवा दूंगी। माँ बाबा, हम अपने नए घर में चलते हैं। इस तरह खुशी अपने माता पिता को अपनी सरकारी गाड़ी में बिठाकर बड़े सी बंगले में ले जाती है, जहाँ वो बहुत ठाट बाट से रहते हैं। साथ ही कचरे में उससे मिलने की बात उसके माँ बाप बता देते हैं, जिससे खुशी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हरिया और सुमन को ही अपने असली माता पिता समझकर उनका बहुत ख्याल रखती है और लोगों के लिए हितकारी काम करती है। सोफे पर बैठी सुधा देवी अपनी बहू पर चीख चिल्ला रही थी। अरे ओ मेरी काम काजी बहू, आज की तारीख में मुझे चाय मिलेगी, अब एक घूंट चाय के लिए भी तरसाएगी। बस लाई माँ जी। कुमकुम जल्दी से अपनी सास को चाय परोसती है। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। अरे ओ नजर बट्टू, कितनी बार कहा है ना तुझसे कि अपना काला तोबड़ा लेकर मेरे सामने मत आया कर। जब से ब्याह कर आई है मेरे घर में अंधेरा छा गया है। मेरे घर के तो भाग्य ही फूट गए जो मेरा बेटा तुझ जैसी बांझ के पीछे लट्टू होकर तुझसे शादी कर ली, वरना मेरा बस चलता तो मैं तुझ जैसी नजर बट्टू निखट्टू को अपनी बहू कभी नहीं बनने देती। अपनी सास के मुंह से बांझ होने का ताना सुनकर कुमकुम मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसका तो बस यही मन कर रहा था कि वह जमीन में गड़ जाए, क्योंकि एक औरत के लिए बांझ होने की खामी सबसे बड़ी होती है। शोरगुल सुनकर ससुर हॉल से बाहर आता है। अरे ये कैसी खटपट है? क्या बात है कुमकुम बहू, तू क्यों रो रही है? हाँ, अब झूठ मूठ के मोटे मोटे टिस्सुए तो बहाएगी ही ये बांझन। बस करो सुधा, एक औरत होकर जहाँ तुम्हें बहू का दुख बांटना चाहिए, मगर तुम तो रात दिन बांझ बांझ बोलकर बेचारी बहू का दुख बढ़ाती हो। ससुर जी, इसमें माँ जी का कोई दोष नहीं। मेरे बांझपन का दीमक इस घर की खुशियाँ खाए बैठा है। अरे बंद करिए नाटकबाजी नजर बट्टू कहीं की। कोई जरूरत नहीं है मेरे आगे ज्यादा सती सावित्री का ढोंग दिखाने की, बांझन कहीं की। सुधा गुस्से से पैर धमकती हुई कमरे में चली जाती है, जहां कुमकुम के ससुर देवानंद एक नेक दिल इंसान थे। वहीं सुधा कुमकुम के प्रति
स्वभाव से बहुत सख्त थी, जिसका शुरुआती कारण कुमकुम का काला रंग था जो उसे हमेशा खटकता था, और वह रंजिशें बीतते सालों के साथ और गहरी होती चली गईं, जिसका कारण शादी के 5 सालों बाद भी कुमकुम के कोख का सूखापन था। एक दिन सुधा की पड़ोसन नंदा उसके पास आती है। अरे ये ले सुधा, मिठाई खा, मेरे घर पोता हुआ है, मगर तेरा मुंह क्यों उतरा है? अरे अब सभी के घर बच्चे की बधाइयां बज रही हैं, बस एक मेरा ही घर आंगन सूना पड़ा है। अरे तो क्या ढो रही है इस बांझ को अपने घर में? हर्ष की जवानी में घुन थोड़ी लगी है, उसकी दूसरी शादी करके ले आ। जब सौतन आकर सीने पर मूंग दलेगी तो खुद भाग जाएगी ये। अच्छा चलती हूँ। सुधा के मन की सुलगी आग अभी ठंडी भी ना हुई थी कि नंदा की नारदगिरी ने उस आग को लावे में बदल दिया। और फिर, नहीं माँ जी, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे ये सब बर्दाश्त है, मगर सौतन की सोहबत नहीं। माँ जी, मेरे जीवन में सौतन का जहर मत घोलिए, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। लाचार बहू के लाख रोने गिड़गिड़ाने के बाद भी सुधा का पत्थर दिल नहीं पिघलता और वह कुमकुम को दूर झटक कर बोलती है। अरे बर्दाश्त तो तुझे मैं कर रही हूँ बांझन, तूने मेरे हर्ष के हंसते खेलते जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दिया। तुझे हर्ष को शादी के लिए तैयार करना होगा, वरना मैं पंखे पर झूल जाऊंगी। अपनी सास के मुंह से जान देने की धमकी सुनकर कुमकुम का कलेजा मुंह को आ जाता है। हे भगवान, ये तूने मुझे कहाँ ला पहुंचाया? अब मुझे अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति की दूसरी शादी करनी होगी। उस रात जब हर्ष घर आता है तो कुमकुम उसके सामने दूसरी शादी का जिक्र छेड़ती है। होश में तो हो तुम कुमकुम, तुम्हारी सिवा मैं किसी और का होने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हर्ष, मैं माँ जी से उनकी खुशी का हक कैसे छीन लूं? मैं तो माँ नहीं बन सकती, मगर तुम तो बाप बन सकते हो। अरे नहीं चाहिए मुझे बच्चा। और तुमने ये सोचा है कि अपने पति को किसी और औरत से बांटकर तुम पर क्या बीतेगी? इस घर पर छाया अंधेर मिटाने के लिए मैं अपनी खुशी न्योछावर करके ये आंसू पी लूंगी। इस तरह हर्ष की शादी सुधा की ढूंढी हुई शिखा नाम की एक अमीर घमंडी लड़की से हो जाती है। देख ले हर्ष, तेरी माँ तेरे लिए हूर की परी जैसी बहू लाई है। इस कोयले को चुनकर तो तुझे ठेंगा मिला। अब तू शिखा बहू ही अपनी सास की आस पर खरी उतरेगी, है ना बहू? एब्सोल्युटली सासू मॉम, कम ऑन हर्ष, चलो। हर्ष को अपनी सौतन के साथ देखकर कुमकुम 100 मौत मरती है। माफ करना हर्ष, मगर मुझे हर हालत में इन हालातों से समझौता करना होगा, तभी इस घर में बच्चे की किलकारी गूंज पाएगी। अगली सुबह जब कुमकुम चाय नाश्ता लेकर आती है तो शिखा को हर्ष की बाहों में लिपटा हुआ देख उसका दर्द आंखों से छलक जाता है। तभी खटके की आवाज से शिखा की आंख खुल जाती है। है यू कैपुचिनो, चेहरे के साथ तुम्हारे अकल पर भी कालिक जम गई है। इतना भी नहीं जानती कि न्यूलीवेड कपल के कमरे में बिना नॉक किए नहीं जाते? सॉरी शिखा, वो मैं भूल गई थी कि अब ये कमरा मेरा नहीं रहा। एनीवे, ये ट्रे यहाँ रखो एंड जस्ट गेट लॉस्ट। कुछ ही देर में सभी नाश्ते की मेज पर इकट्ठे होते हैं, जहाँ शिखा एक शॉर्ट ड्रेस पहने ऐट में आकर बैठ जाती है। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं? शायद तुम भूल रही हो, ये तुम्हारा ससुराल है। अपने ससुर को खुद पर चीखता देखकर शिखा उसे उंगली दिखाकर बोलती है। सुनो ससुर जी, शायद आपको पता नहीं है शिखा क्या चीज है। मैं मूडी फूडी और मनमोहजी हूँ। मेरा एक अपना लाइफस्टाइल है, और रही बात मेरे पहनावे की, तो मैं किसी के लिए अपने कपड़ों का कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। शिखा को यूं अपनी अमीरी का ऐंठ झाड़ता देखकर सुधा बोलती है। अरे सही तो कह रही है शिखा बहू, अब सब तुम्हारी इस काली कलुटी बॉर्डम बांझ बहू के जैसे थोड़ी 6 मीटर की साड़ी लटकाकर घूमते रहेंगे। ओके सासू मॉम, मैं जरा शॉपिंग पर जा रही हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। जहाँ सुधा शिखा से बच्चे की आस लगाए बैठी थी, वहीं शिखा अपने महंगे शौक पूरे करने में मलंग थी। कभी शॉपिंग, तो कभी किटी पार्टी, तो कभी क्लब। तभी एक शाम शिखा गुनगुनाते हुए घर आती है। तुले याद मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावा चुम चुम के, मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे। अरे अरे शिखा बहू, शॉपिंग के पीछे पैसे पानी की तरह बहाना तो कोई तुझसे सीखे। ऐसे पैसे खर्चना सही नहीं। सासू माँ, ये पैसे मेरे हैं, मैं चाहे इसे गंगा में बहाऊं या शॉपिंग पर उड़ाऊं। आपके दिल में दर्द क्यों उठ रहा है? वैसे भी मेरे लिए पैसे सिर्फ हाथों का मैल है। मगर बहू, अगर तू इन्हीं सब में उलझी रहेगी तो कैसे बनूंगी मैं दादी? लगता है तेरे लटकों झटकों में दम नहीं है, इसलिए तेरे पाँव भारी नहीं हुए। देखिए माँ जी, ये आपका दौर नहीं रहा जहाँ हर साल बच्चा पैदा होता था, और कौन सा मेरी उम्र भागी जा रही है। मगर तेरी सास की उम्र की सीमा है बहू, मैं नहीं चाहती कि मेरे अरमान धरे के धरे रह जाएं। शिखा अपनी सास सुधा की बगैर सुने चली जाती है।
यूं ही दिन बीतते जाते हैं। इस बीच सुधा बच्चे की सोब में बीमार रहने लगती है और कुमकुम दिन का चैन और रातों की नींद गवाकर सुधा की सेवा करती है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, देखना बहुत जल्द इस घर में भी बच्चे की धूम मचेगी। अफसोस कि वो दिन कभी नहीं आएगा मेरी ब्लैक मैजिक मुंगेरल, क्योंकि अब मैं बार बार बच्चा बच्चा सुनकर बोर हो गई हूँ, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं शिखा, यूं सासू माँ के अरमानों पर पानी फेर कर ना जाओ। जाने दे उसे कुमकुम बहू, अब मुझे बच्चा नहीं सिर्फ तू चाहिए बहू। तू एक अच्छी बहू और बीवी है, तो क्या हुआ जो तू मां नहीं बन पाई। मैंने तुझ पर बहुत जुल्म ढाए हैं, अब और नहीं। आखिर में शिखा वहां से चली जाती है। तभी कुमकुम चक्कर खाकर गिर जाती है। सभी कुमकुम को लेकर भागे भागे अस्पताल जाते हैं। डॉक्टर साहब कैसी है मेरी कुमकुम? बधाई हो सुधा जी, आपकी बहू माँ बनने वाली है। मगर आपने तो कहा था कि मेरी बहू कभी मां नहीं बन सकती। कहा था, मगर वो जो आसमान में बैठा है वो डॉक्टर से भी बड़ा है, जो करुणा में अव्वल है। किसी ने सच ही कहा है, अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है। ये कुमकुम के अंदर छिपी अच्छाइयों का ही फल था, जो शादी के 7 साल बाद उसकी सूखी हुई कोख हरी हो गई। जिसके बाद सुधा ने 9 महीनों तक कुमकुम का खूब ख्याल रखा और कुमकुम ने एक चांद जैसे बेटे को जन्म दिया। जिसके बाद फिर कभी कुमकुम का काला रंग सास को ना खटका और ना कभी उनके बीच खटपट की नौबत आई, क्योंकि उस नन्हे से जान ने सभी को खुशियों की लड़ी में पिरो दिया था। साथ ही कुमकुम के सर से सौतन का साया भी टल चुका था।